विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ईएफएम, राजकीय शाकंभरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सामरलेक जयपुर, आपका आज के इस ई लेक्चर में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर्स में हमने बीकॉम प्रथम वर्ष यानी बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंतर्गत हमारे ईएफएम सब्जेक्ट के पेपर व्यवसायिक अर्थशास्त्र यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स का अध्ययन हम कर रहे थे और उसके अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। विद्यार्थियों, आज के ई लेक्चर में हम सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की कुछ मान्यताओं का अध्ययन करेंगे यानी assumptions of marginal productivity theory। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी यानी सीमांत उत्पादकता सिद्धांत कुछ मान्यताओं के आधार पर सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की रचना की गई है। यह सिद्धांत तभी कार्य करेगा जब कार्यशील होगा जब ये मान्यताएं अथवा शर्तें पूरी हों। तो पहला इसमें है, पहला जो हमारी मान्यता है, पहला जो हमारा असम्पशन है वो है, पहला यहां पे जो हमारा असम्पशन है वो है कि उत्पादन के साधन विशेष की सभी इकाइयां समरूप होती हैं। उत्पादन के साधन विशेष उत्पादन के साधन विशेष की सभी इकाइयां समरूप होती हैं। समरूप होती हैं यानी अगर आप इंग्लिश में कहें तो ऑल द यूनिट्स ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर होमोजेनस। ऑल द यूनिट्स ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर होमोजेनस। ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन are homogeneous. All the units of the factor of production are homogeneous. All the units of the factor of production are homogeneous. यानी पहली जो हमारी मान्यता है, यानी इस सिद्धांत के अनुसार उत्पादन के साधन विशेष की सभी इकाइयां समरूप होती हैं, अर्थात ये जो ऑल द यूनिट्स ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर होमोजेनस यानी उत्पादन के साधन विशेष की सभी इकाइयां समरूप होती हैं। अब हम दूसरे असम्पशन की बात करेंगे। दूसरा जो हमारा यहां पे असम्पशन है वो है, दूसरा जो हमारा असम्पशन है, दूसरी हमारी जो मान्यता है वो है कि उत्पत्ति के साधनों के अनुपात में परिवर्तन संभव है। उत्पत्ति के साधनों उत्पत्ति के साधनों के अनुपात में परिवर्तन संभव। यानी change in the ratio of factors
ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबल, यानी उत्पत्ति के साधनों के अनुपात में परिवर्तन संभव है, यानी ये हमारी दूसरी मान्यता है। चेंज इन द रेशियो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबल, चेंज in the ratio of factor of productions, in the ratio of factor of production possible, change in the ratio of factor of production यानी change in the ratio of factors of production possible है, ये हमारी दूसरी मान्यता है। क्योंकि किसी भी वस्तु के उत्पादन में इस सिद्धांत के अनुसार उत्पत्ति के साधनों के अनुपात में परिवर्तन संभव है, यानी अन्य साधनों की मात्रा को स्थिर रखकर किसी एक साधन की मात्रा को कम अथवा अधिक किया जा सकता है। अब हम तीसरे अजम्पशन, तीसरी मान्यता की बात करेंगे। तो इस सिद्धांत की तीसरी मान्यता है कि उत्पत्ति के साधनों में गतिशीलता है, यानी मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पत्ति के साधनों में गतिशीलता, उत्पत्ति के साधनों में गतिशीलता। तीसरी हमारी जो मान्यता है वो है उत्पत्ति के साधनों में गतिशीलता, यानी मोबिलिटी इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तीसरी हमारी मान्यता, यानी उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। यह गतिशीलता प्रादेशिक तथा व्यावसायिक दोनों प्रकार की होती है, अर्थात उत्पत्ति का कोई भी साधन कम पुरस्कार वाली, यानी उत्पत्ति का कोई भी साधन कम पुरस्कार वाले प्रयोगों से अधिक पुरस्कार वाले प्रयोगों में बगैर किसी रुकावट के आ जा सकता है, यानी all the factors of production have perfect mobility। ये मोबिलिटी रीजनल और प्रोफेशनल दोनों है। Any factor of production can move from a low reward activity to a higher reward activity without any constraint। इस प्रकार हमने देखा कि ये तीसरी मान्यता है, यानी कोई भी जो उत्पादन का साधन है, उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में पूर्ण गतिशीलता है, प्रादेशिक और व्यावसायिक दोनों। ये कम पुरस्कार वाले प्रयोगों से अधिक पुरस्कार वाले प्रयोगों में बगैर किसी रुकावट के आ जा सकते हैं। अब हम चौथी मान्यता की बात करेंगे। तो यहां पे चौथी मान्यता है इस सिद्धांत की, वो है चौथी मान्यता है विद्यार्थियों इस सिद्धांत की कि साधन बाजार तथा वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है। साधन बाजार तथा वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है। साधन बाजार तथा वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता, यानी अगर हम इंग्लिश में कहें तो परफेक्ट कंपटीशन इन फैक्टर मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन
इन फैक्टर मार्केट यानी हमारा जो साधन बाजार है, एंड इन कमोडिटी मार्केट। यानी साधन बाजार तथा वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता होना। क्योंकि विद्यार्थियों इस सिद्धांत में यह मान लिया गया है कि साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है, अर्थात साधन के क्रेताओं एवं विक्रेताओं की बाजार में बहुत अधिक संख्या होती है तथा उनमें से कोई भी क्रेता अथवा विक्रेता अपनी क्रियाओं से बाजार में साधन की मांग अथवा पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकता है। यानी नो बायर और सेलर कैन इन्फ्लुएंस द डिमांड और सप्लाई ऑफ द फैक्टर इन द मार्केट। इसी तरह वस्तु बाजार में भी यहां पूर्ण प्रतियोगिता मानी गई है, अर्थात समय विशेष पर संपूर्ण बाजार में वस्तु का एक ही मूल्य प्रचलित रहता है। अगली जो यहां पे मान्यता है वो है, इस सिद्धांत की अगली मान्यता यानी पांचवी जो मान्यता है, पांचवा जो अजम्पशन है वो है पूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार यानी अगर हम अंग्रेजी में ये कहें तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट मानता है, फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट। इस सिद्धांत में यह भी मान लिया गया है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है तथा उत्पादन का कोई भी साधन बेरोजगार नहीं होता है। यानी दिस इज अज्यूम्ड दैट देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी and all the factors of the production are fully employed and there is no unemployment। यानी इस सिद्धांत में यह भी मान लिया गया है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है तथा उत्पादन का कोई भी साधन बेरोजगार नहीं होता है। यानी दिस इज अज्यूम्ड दैट देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी एंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फुली एम्प्लॉयड। अब हम छठे बिंदु की बात करते हैं। छठा जो यहां पे हमारी मान्यता है, हमारा जो छठा अजम्पशन है वो है अधिकतम लाभ का उद्देश्य। अधिकतम लाभ का उद्देश्य, अधिकतम लाभ का उद्देश्य। यानी यहां पर फर्म अथवा उत्पादक का उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है, यानी मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मोटिव। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मोटिव। अगला जो यहां पे हमारे अजम्पशन है वो है सातवां जो हमारा मान्यता है यहां पे, उसकी हम बात करेंगे। सातवीं हमारी मान्यता है विद्यार्थियों यहां पे, सातवीं मान्यता सीमांत उत्पादकता मापनीय है। यानी उत्पादक किसी भी साधन की सीमांत उत्पादकता को माप सकता है, अर्थात उत्पादकता मापनीय है, यानी सीमांत उत्पादकता मापनीय है। यानी हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मेजरेबल है।
अप्लीकेबल marginal productivity. यानी manufacturer can easily measure the marginal productivity of any factor of production. अगली जो हमारी मान्यता है यहां पे, ये 7 मान्यता हुई। 8वीं मान्यता के बारे में, 8वीं assumption के बारे में हम बात करेंगे। वो है उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता। 8वां है उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता। उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता, उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता। यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाई होता है। एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, एप्लीकेशन of law of diminishing returns. Returns. उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता। उत्पादक क्रिया में, यानी जो हमारी थ्योरी ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है, वो प्रोडक्शन प्रोसेस में एप्लीकेबल है। उत्पादक क्रिया में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। ये हमारी मान्यता है सिद्धांत, ये सिद्धांत की मान के चलता है। नवी हमारी जो मान्यता है वो है दीर्घकालीन प्रवृत्ति। नवी मान्यता नवी जो हमारी मान्यता है वो है दीर्घकालीन प्रवृत्ति। यानी लॉन्ग टर्म टेंडेंसी, लॉन्ग टर्म टेंडेंसी यानी दीर्घकालीन प्रवृत्ति, लॉन्ग टर्म टेंडेंसी। यह सिद्धांत केवल दीर्घकालीन प्रवृत्ति का सूचक है, अर्थात अल्पकाल में यानी शॉर्ट रन में किसी साधन का पुरस्कार उसकी सीमांत उत्पादकता से कम अथवा अधिक दोनों हो सकता है। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन दीर्घकाल में ये सदैव सीमांत उत्पादकता के बराबर होगा। यानी दिस concept is a long run concept because it says that the reward of a factor can be more or less in comparison to its marginal productivity in the short run। short run में तो ये marginal productivity से ये more or less हो सकता है, कम और ज्यादा हो सकता है, but in the long run में ये हमेशा equal to marginal productivity होगा। इस प्रकार विद्यार्थियों अभी तक हमने देखा कि इस सिद्धांत की मान्यताएं क्या हैं। पहले की मान्यताएं क्या है? उत्पादन के साधन विशेष की सभी इकाइयां समरूप होती हैं। उत्पादन के साधन विशेष की सभी इकाइयां समरूप होती हैं। इसका क्या मतलब है कि इस सिद्धांत के अनुसार उत्पादन के साधन विशेष की सभी इकाइयां समरूप होती हैं, यानी उनकी उत्पादन कुशलता समान होती है। तो पहली मान्यता थी। दूसरी मान्यता थी कि उत्पत्ति के साधनों के अनुपात में परिवर्तन संभव है।
किसी भी वस्तु के उत्पादन के साधनों के अनुपात को परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात अन्य साधनों की मात्रा को स्थिर रखकर किसी एक साधन की मात्रा को कम अथवा अधिक किया जा सकता है। तीसरी जो मान्यता थी वो यह थी कि उत्पत्ति के साधनों में गतिशीलता है। उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में पूर्ण गतिशीलता प्राय पाई जाती है। यह गतिशीलता प्रादेशिक तथा व्यावसायिक दोनों प्रकार की होती है। अर्थात उत्पत्ति का कोई भी साधन कम पुरस्कार वाले प्रयोगों से अधिक पुरस्कार वाले प्रयोगों में बगैर किसी रुकावट के आ जा सकता है। चौथी जो मान्यता थी हमारी थी वो थी कि साधन बाजार तथा वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है। इस सिद्धांत में यह मान लिया गया है कि साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है, अर्थात साधन के क्रेताओं एवं विक्रेताओं की बाजार में बहुत अधिक संख्या होती है तथा उनमें से कोई भी क्रेता अथवा विक्रेता अपनी क्रियाओं से बाजार में साधन की मांग को अथवा पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकता। इसी तरह से वस्तु बाजार में भी पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति मानी गई है, अर्थात समय विशेष पर संपूर्ण बाजार में वस्तु का एक ही मूल्य प्रचलित रहता है। पांचवी मान्यता थी हमारी पूर्ण रोजगार, यानी इस सिद्धांत में यह भी मान लिया गया है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है तथा उत्पादन का कोई भी साधन बेरोजगार नहीं होता है। छठी जो हमारी मान्यता थी वो थी कि अधिकतम लाभ का उद्देश्य, तो यहां माना गया है कि फर्म अथवा उत्पादक का उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। सातवीं जो हमारी मान्यता थी वो थी कि सीमांत उत्पादकता मापनीय है, यानी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो मेजरेबल है, यानी उत्पादक किसी भी साधन की सीमांत उत्पादकता को जो उत्पादक है वो माप सकता है, यानी उत्पादकता मापनीय है। आठवीं जो हमारी मान्यता थी वो ये थी कि उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता है, उत्पादक क्रिया में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। नवीं जो हमारी मान्यता थी वो ये थी दीर्घकालीन प्रवृत्ति। ये सिद्धांत केवल दीर्घकालीन प्रवृत्ति का सूचक है, अर्थात अल्पकाल में किसी साधन का पुरस्कार उसकी सीमांत उत्पादकता से कम अथवा अधिक हो सकता है, लेकिन दीर्घकाल में ये सदैव उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर होगा। हमारी क्या क्या मान्यता होगी अगर हम अंग्रेजी में देखिए? पहली, ऑल द यूनिट्स ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर होमोजेनियस। दूसरी, यानी होमोजेनियस है यानी ऑल द यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आर होमोजेनियस, यानी देयर एफिशिएंसी इज सेम। दूसरी, चेंज इन द रेशियो ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज पॉसिबल, यानी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी कमोडिटी रेशियो ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज्ड। इसका मतलब क्या है कि हम अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखकर एक पर्टिकुलर फैक्टर को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तीसरी मान्यता थी कि मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव परफेक्ट मोबिलिटी, चाहे वो रीजनल हो चाहे वो प्रोफेशनल हो। कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लो रिवार्ड एक्टिविटी से हाई रिवार्ड एक्टिविटी में जा सकता है विदाउट एनी कंस्ट्रेंट। चौथी मान्यता थी परफेक्ट कंपटीशन फैक्टर मार्केट में भी है और परफेक्ट कंपटीशन हमारे कमोडिटी मार्केट में भी, यानी परफेक्ट कंपटीशन है। इसका मतलब क्या है कि यानी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट। कमोडिटी मार्केट में भी ऐसा ही है और फैक्टर मार्केट में भी ऐसा ही। पांचवी जो हमारी कंडीशन थी, हमारी जो assumption था वो था कि फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी there is full employment in the economy and all the factors of production are fully employed. छठा था मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मोटिव, यानी किसी भी फर्म या प्रोड्यूसर का जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना। सातवां हमारा था कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो मेजरेबल है, यानी मैन्युफैक्चरर उसको मेजर कर सकता है। आठवां हमारा जो assumption था वो था एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, यानी थ्योरी ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स एप्लीकेबल है प्रोडक्शन प्रोसेस में, थ्योरी ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स एप्लीकेबल है। नवा था लॉन्ग टर्म टेंडेंसी, यानी ये कंसेप्ट एक लॉन्ग टर्म कंसेप्ट है, लॉन्ग रन कंसेप्ट है, क्योंकि ये कहता है कि रिवार्ड ऑफ ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कम ज्यादा हो सकता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इन द शॉर्ट रन, बट इन द लॉन्ग रन ये हमेशा उसके बराबर। आगे की लेक्चर्स में हम आगे का अध्ययन करेंगे। आज की लेक्चर में इतना ही। बहुत